Good afternoon all. So in previous practical we started the laboratory practice 1. Okay. So this again एक 5 minutes में again last practical एक revise करती हूँ. Last time जो भी हमने Wednesday practical था तो हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बाद में आज का start करती हूँ और तब तक बाकी के भी student join हो जाएंगे. Okay. So for LP1 there are 25 marks sum work and 25 marks for practical. Okay, so this is the practical list. So first part having two types of practical: system programming and operating system practical. So in group A there are 3 practicals which are related to system programming, and in group B there are 4 practical which are related to operating system, and in part 2 elective 1 practical which are related to internet of thinking and embedded system. Okay. So before start this practical, already I conducted the topic study of debugging tool, और आपको भी पता है जहां तक मुझे समझ में आया था GDB. ओके, सो ऑनलाइन GDB के लिए हमने ये एक ऑनलाइन टूल है, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे एक ओपन है जिसमें मैं प्रोग्राम कर रहे हैं. तो सब लोग मैं चाहती हूँ कि यही प्लेटफॉर्म यूज करो. यहाँ पर LP1 के रिलेटेड में बात करें. सो LP1 के लिए क्योंकि हम CPP में ही प्रोग्राम करने वाले, C या CPP में, ठीक है. सो इसमें आपको पता है लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से न्यू प्रोग्राम ले सकते हैं, रन करना है, डिबग करना है, स्टॉप करना है, या उस प्रोग्राम को सेव करना है, प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके लैपटॉप या पीसी पर वो प्रोग्राम है तो यहाँ से अपलोड फाइल भी कर सकते हैं. तो ये चीजें हमने देखी थी, ठीक है. देन तो ये कुछ नहीं था, ये अगेन मैंने एक स्नैपशॉट लिया था उस स्क्रीन का. देन जो लास्ट टाइम ऑलरेडी स्टार्ट किया था ग्रुप ए का, ये प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था. सो हमें यहाँ पर असेंबलर जो भी है, जो कि थ्योरी में अगर हम बोलते हैं तो SPOS में फर्स्ट जो भी यूनिट है वो रिलेटेड टू असेंबलर है. इसमें ये प्रैक्टिकल है, तो हमें क्या करना है, उस प्रैक्टिकल को एक्चुअली क्या करना है, इम्प्लीमेंट करके दिखाना है, ठीक है. सो पहले हमें थोड़ी बहुत कंसेप्ट समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज मीन बाय असेंबलर, उसमें पास 1 क्या होता है, पास 2 क्या होता है, इसमें ये जो भी आउटपुट है, इंटरमीडिएट, सिंबल टेबल, ये चीजें क्या, पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके. सो अभी अगेन मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ, कोई स्टूडेंट हो गए नहीं हो गए लास्ट प्रैक्टिकल में. ओके. सो व्हाट इज मीन बाय असेंबलर, असेंबलर हैविंग इनपुट in the form of assembly language. That means we can say the low level language is input for assembler, and it convert this language into the machine language format, or we can say it convert the in object file. Okay. So assembler को क्या बोलते हैं, एक ट्रांसलेटर, ये भी वर्ड है. ओके. सो आपको इतना याद रखना है कि व्हाट इज मीन बाय असेंबलर. ऐसा अगर क्वेश्चन है तो असेंबलर इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेटर. Assembler having input file in the form of assembly language, and it generates the output in the form of object file, or we can say it in the form of machine language format. Okay. So एक जनरल ये एक डायग्राम है कि जो भी आप C कोड लिखते हैं, C या CPP में जो भी प्रोग्राम करते हो, तो एक्चुअल C कोड कंपाइलर, सो कंपाइलर क्या करता है, यूजिंग प्री प्रोसेसर एक कोड जनरेट करता है जो कि असेंबली लैंग्वेज में होता है, और वो असेंबली लैंग्वेज का कोड कहाँ पर आता है, असेंबलर को. Then assembler convert this assembly language code into the object code, and then object code give the input to linker, and linker क्या करेगा, उसकी जो भी linking है वो करेगा, और it generate the exe file. and ये जो भी exe file है वो डायरेक्टली मेमोरी में लोड करने का काम किसका रहेगा, लोडर का. तो इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी हम ऑलरेडी SPOS में पढ़ रहे हैं. ओके. तो अभी हम डायरेक्टली हम टूवर्ड्स टू असेंबलर जाते हैं. सो ये हमने थ्योरी में भी स्टार्ट किया, तो आपका थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा. अगेन एक प्रैक्टिकल टच से भी हम इस सब्जेक्ट को देख रहे हैं. ओके. सो देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम. सो इसके बेसिक फीचर, स्टेटमेंट फॉर्मेट एंड ऑपरेशन कोड क्या है वो हमें देखना है. सो इसके फीचर्स में हमने देखा था कि ऑपकोड किसको बोलते हैं. सो जो भी न्यूमोनिक ऑपरेशंस कोड आते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ऑपकोड. सो ये वर्ड हमेशा याद रखना है, न्यूमोनिक ऑपरेशन कोड. दैट मीन्स वी कैन सेट द ऑपकोड. ओके. MOVR, MOVN, या जो भी इंस्ट्रक्शन है मशीन के, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूमोनिक
और अगर मुझे वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है तो वी कैन यूज द डीएस एंड डीसी। और उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, पहले वेरिएबल का नाम, देन डीएस है या डीसी है और उसकी वैल्यूज। देन ये असेंबली जो भी लैंग्वेज है इसका ये स्टेटमेंट है। सो कैसे लिखते हैं असेंबली कोड, जैसे कि हम सी का फॉर्मेट हमें पता है कि हम कैसे लिखते हैं। अगर मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं लिखती हूँ इंट ए, और अगर वैल्यू इनिशियलाइज करना तो अदरवाइज मैं सेमीकोलन देती हूँ। तो ये हुआ सी का स्टेटमेंट फॉर्मेट। लेकिन यहाँ पर असेंबली में कैसे लिखते हैं, पहले उसको लेबल लिखना पड़ता है, देन ऑपकोड। सो व्हाट इज मीन बाय ऑपकोड, द निमोनिक, ओके। देन ऑपरेंट, ऑपरेंट मतलब वेरिएबल, ऑपरेंट 1 एंड ऑपरेंट 2। सो हर ऑपकोड को दो ऑपरेंट रहेंगे, ऑपरेंट 1 एंड ऑपरेंट 2, ओके। सो इसमें लेबल या ऑप्शनल है। ऑपकोड मतलब सिंबॉलिक ऑपरेशन कोड, ऑपरेंट मतलब क्या, also be CPU रजिस्टर, ARG BRG। सो रजिस्टर क्या है, ये मैक्रो प्रोसेसर में आपने ऑलरेडी स्टडी किया होगा कि रजिस्टर में हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू स्टोर करने का काम होता है। सो ये रजिस्टर इसमें हम क्या करेंगे, यूज करें। सो फॉर एग्जांपल, सो लेबल क्या है यहाँ पर लूप। सो लेबल के बाद क्या देने, दो कॉलन। सो वी आइडेंटिफाई द लेबल। या कभी कभी लैंग्वेज में ये दो कॉलन भी नहीं देते, तो भी हमें फाइंड आउट करना है कि जो भी फर्स्ट आएगा वो अगर ऐसे निमोनिक नहीं दिखाई देता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लेबल। सो ये क्या है यहाँ पर लेबल, ऑपकोड, ऑपरेंट 1 ARG एंड ऑपरेंट 2 यहाँ पर क्या है 5। सो ये कैटेगराइज करते आना चाहिए, ओके। सो यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछती हूँ, तो प्लीज आंसर करो, ओके। सो मुझे बोलो इसमें लेबल, ऑपरेंट 1, ऑपकोड और ऑपरेंट 1 एंड ऑपरेंट 2 कौन कौन सा है, ओके। लेट्स स्टार्ट। BRG C। सो क्या है इसमें, ऐड क्या है, व्हाट इज ऐड, ऑपकोड है, ऑपरेंट 1 है या क्या है, ऑपकोड, ऑपकोड, ओके। और BREG, BREG क्या है बोलो, मतलब ऑपरेंट 1 है, ऑपरेंट 2 है, क्या है, ऑपरेंट 1, ऑपरेंट 1 C, ऑपरेंट 2, और यहाँ पर वो एज अ सिंबल का वर्क कर रहा है, ओके। सो इसमें लेबल दिया है क्या, इसमें लेबल यूज है, नो, नो। सो अब मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देती हूँ, इसमें बोलो। सो टेल मी, डिस्क्राइब करो अब इसको, हु टेल मी, L1 label, गुड, देन प्रिंट, बोलो, प्रिंट ऑपकोड, प्रिंट नेमोनिक सिंबल, right, we can say mnemonic or opcode, ऑपकोड, right। And next D, D operand 1, right। so यहाँ पर ऑपरेंट 2 मिसिंग है, इट्स ओके, ओके, क्योंकि इसको जैसे हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर के लिए एक ही ऑपरेंट अवेलेबल होता है, वैसे प्रिंट यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है उसके लिए एक ही ऑपरेंट सफिशिएंट होता है। सो गुड, आपको इतना अंडरस्टैंड हुआ, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारा सेशन, ओके। सो गुड, आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट समझाना था, बस वो आपको समझ में आया, ओके। नेक्स्ट है मशीन इंस्ट्रक्शन। अब क्या होता है, ये जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर समझाई आपको, जैसे कि ऐड है, मैं इसको कलर चेंज करती हूँ। अब ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है। अब ये किसको जाता है, असेंबलर को ये क्या जाता है, इनपुट जाता है, राइट। असेंबलर का काम क्या होता है, ये एज ए इनपुट लेना और इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको मशीन फॉर्मेट में, राइट। तो अब मशीन फॉर्मेट में मतलब क्या, फिर ऐड का कुछ कोड जनरेट होगा, सपोज ऐड का कोड 2 होगा, BRG का कोड 6 होगा, और C का कुछ मेमोरी लोकेशन होगा, सपोज 1000।
समझ में मेरा क्या मतलब मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको वो समझ में आया? यहाँ पर मशीन कोड कैसे जनरेट होगा? ऐड का कोड सपोज 02 है, BRG का 5 है एंड C का ये मेमोरी लोकेशन है तो उसकी लोकेशन होगा 1000। तो हमारा जो आउटपुट है असेंबली कोड का वो क्या आएगा? असेंबलर का इनपुट असेंबली कोड आएगा और उसका आउटपुट ये फॉर्मेट में रहेगा, ओके, मशीन कोड में। और ऑब्जेक्ट फाइल ये भी उसको वर्ड है, ओके। सो ये जो भी फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट क्या है? कौन बोलेगा? यहाँ पर किसका कोड आया? न्यूमोनिक का ऑप कोड आया यहाँ पर। ये ऑप कोड है, ऑपरेंट 1 है, ऑपरेंट 2 है। तो ये जो भी ये कोड 2 किसका कोड है? ऐड का। BRG का कोड क्या है? 5। C का कोड क्या? 100। बस यही मशीन फॉर्मेट है, ये आपको समझना है। अगर वहां पर साइन अवेलेबल है तो यहाँ पर साइन लिखते हैं, अदरवाइज यहाँ पर क्या आता है? ऑप कोड, रजिस्टर ऑपरेंट 1 एंड मेमोरी ऑपरेंट 1। समझ में ये क्या है? इसमें स्टेटमेंट फॉर्मेट एंड मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है? इसका कन्वर्जन मशीन कोड में होता है, सो ये जनरली अवेलेबल होता ही नहीं साइन। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ता है? ऑप कोड, ऑपरेंट 1 एंड ऑपरेंट 2, लेकिन उसकी मशीन वैल्यू वो कभी ऐसे 2 3 मतलब AB इस फॉर्मेट में नहीं आएगा, हमेशा वो ये बोलते नंबर में आएगा वो, ठीक है। सो इतना याद रखना है। सो रजिस्टर ऑपरेंट एंड मेमोरी ऑपरेंट ऑप कोड ये उसकी वैल्यू होती है। तो इसका कब यूज होगा? असेंबलर का जो आउटपुट है इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा? मशीन इंस्ट्रक्शन में, ओके। सो दीज आर द इंस्ट्रक्शन, स्टॉप, ऐड, सब। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस को ऑपरेंट 1 ऑपरेंट 2 लग रहे हैं, ठीक है। मूव, कंपेयर, बीसी, सब इतनी ही आई थिंक 10 to 11 इंस्ट्रक्शन है, उतनी ही यूज होगी जनरल, इसके अलावा यूज नहीं होती है तो भी आपको समझ में आए कि हाँ ये इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि पहले निमोनिक आता है, देन ऑपरेंट 1 आता है, देन ऑपरेंट 2 आता है। तो आपको वो फर्स्ट जो भी वर्ड है वो समझ में आता है कि दिस इज द निमोनिक और वी कैन से दिस इज द ऑप कोड, ओके। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो भी फर्स्ट ऑपरेंट आता है वो हमेशा इट ऑलवेज बी CPU रजिस्टर, और सेकंड ऑपरेंट क्या होता है? हमेशा मेमोरी ऑपरेंट, ओके। सो ये ऐसा फिक्स है, इसे भी बोल सकते हैं आप, ओके। अभी मतलब SPOS के लिए तो ये फिक्स है, इसी फॉर्मेट में हर टाइम इंस्ट्रक्शन होती है। नेक्स्ट है, हमने ये भी स्टार्ट किया था ऑलरेडी, असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ओके। सो वो है, अब सब स्टूडेंट है T1 T2 T3 T4 बैच, सब बैचेस यहाँ पर है, इसलिए इसका कंसर्न मैं थ्योरी के साथ भी दे रही हूँ, सो वो भी प्लीज अंडरस्टैंड करो। So there are 3 types of a statement in assembly language: imperative statement, declaration statement and assembly directive. So हमें क्या करना है? अभी जो भी असेंबली कोड है उसके स्टेटमेंट फाइंड आउट करते आने चाहिए, ओके। जैसे आप C में बोलते हैं कि ये इफ लूप स्टेटमेंट है, ये सिर्फ डेटा टाइप का स्टेटमेंट है, ऐसा जो बोलते हो आप, हेडर फाइल का स्टेटमेंट, ऐसे जो भी आइडेंटिफाई, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पहले सिखाया गया है, ओके। सो अभी वही टास्क यहाँ पर है कि असेंबली लैंग्वेज आपको नहीं पता, तो वो पता करने के लिए आपको वो टाइप्स 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट ये पता होनी चाहिए। तो अगर आप आइडेंटिफाई अगर कर पाते हो कि असेंबली लैंग्वेज के स्टेटमेंट, तो वो आगे बहुत इजी जाएगा कन्वर्जन में, ठीक है। तो फर्स्ट जो भी स्टेटमेंट है वो इम्पेरेटिव। सो इम्पेरेटिव स्टेटमेंट अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करना है? फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव, वो फाइंड कैसे पता चलेगा आपको कि पहले जो स्टेटमेंट रीड करो उसको देखो कि वो एग्जीक्यूटेबल है क्या। एग्जीक्यूटेबल मतलब कैसा? अभी थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है हमें कि एग्जीक्यूट मतलब मूव, मतलब कुछ तो एक्शन हो रही है, कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है, सो उसको बोलना है। अगेन कुछ तो एक्शन उससे परफॉर्म हो रही तो हम उसको बोल सकते हैं, ओके। और वो अगर वो इम्पेरेटिव है तो उसका मीनिंग क्या आएगा? कि ट्रांसलेट इनटू मशीन इंस्ट्रक्शन, मतलब उसका मशीन को जनरेट होगा ही होगा, ओके। और उसका जो भी क्लास है तो वो किस में आएगा? इम्पेरेटिव स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट याद रखने, ओके। सो मूव, स्टॉप, रीड, प्रिंट, बीसी, दिस ऑल आर द एग्जीक्यूटिव। जैसे मूव, यहाँ पर मूव हो रहा है, स्टॉप होना है, रीड करना है, प्रिंट करना है, ब्रांच कंडीशन अगर नॉट इक्वल टू है तो मतलब कुछ तो एक्शन इसमें परफॉर्म हो रही है, सो इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव स्टेटमेंट। देन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, सो डीएस एंड डीसी का स्टेट मैंने लास्ट टाइम बहुत आपको ये समझाया था कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, ओके। सो इतना ही याद रखना है, ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट किसके लिए यूज होते हैं?
इट रिजर्व मेमोरी फॉर वेरिएबल। और ये किसका यूज होता है, डीएस ये क्या करेगा, मेमोरी रिजर्व करेगा वेरिएबल के लिए, और डीसी क्या करेगा, वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए क्या यूज होता है, डीसी। तो इसका फॉर्मेट आप दे सकते हैं XDS5। तो इसका मीनिंग क्या आएगा, x इज इक्वल टू 15 वगैरह हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि इंट a जैसे हम लिखते हैं वैसे इसका यूज होगा। और डीसी का मीनिंग क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 5 कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, जैसे कि हम a इज इक्वल टू 5 लेते हैं उस टाइप का, ठीक है। और इसका जो भी क्लास आता है वो आता है DL। देन लास्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट है वो है असेंबलर डायरेक्टिव। सो इसका वर्क क्या है, असेंबलर डायरेक्टिव ये स्टेटमेंट का टास्क क्या है कि ये क्या करता है, इट इंस्ट्रक्ट द असेंबलर टू परफॉर्म द सर्टेन एक्शन ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ प्रोग्राम। ओके, तो फर्स्ट क्या है, ये डायरेक्टिव क्या करेंगे, इज अ डायरेक्शन फॉर असेंबलर। ये असेंबलर को डायरेक्शन देते हैं कि आपको मेमोरी लोकेशन का ऐड करना है, डिक्रीज करना है, इस वे से क्या करता है, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। देन ये जो भी डायरेक्टिव इट आल्सो नोन एज अ स्यूडो इंस्ट्रक्शन, और इसका मशीन कोड जनरेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इंपेरेटिव में आपको बोला था कि इसका मशीन कोड जनरेट होगा, लेकिन इसका मशीन कोड जनरेट नहीं होता। ओके, तो ऐसा कौन कौन सा स्टेटमेंट है, फर्स्ट है स्टार्ट स्टेटमेंट। सो हमेशा स्टार्ट के आगे कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो जो भी यहाँ पर जो भी नंबर आता है, कांस्टेंट आता है, तो वो इंडिकेट द फर्स्ट वर्ड आता है, मशीन कोड का वो फर्स्ट वर्ड ट्रीट होता है, वहां से हम वहां पर क्या होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ से जो भी कांस्टेंट वैल्यू आती है तो वो हमें एड्रेस मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्ट 500। सो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है, यहाँ पर 500। सो मेरा जो भी मेमोरी लोकेशन है इस प्रोग्राम को सेव कर रहा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 500 से। देन एंड, सो एंड का क्या है, हमेशा एंड के आगे भी एड्रेस आता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। एंड के अगर 2000 ऐसा अगर ऑपरेशन लिखा है कुछ वैल्यू, तो हम बोलेंगे कि नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम है इसके अलावा अगर नेक्स्ट जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, 2000 से स्टार्ट होगा, ऐसा मीनिंग है। अगर नहीं है यहाँ पर तो भी वहां पर कुछ नहीं होता, मतलब ये ऑप्शनल रहता है यहाँ पर ऑपरेशन स्पेसिफिक, लेकिन यहाँ पर हमेशा रहता ही है। ओके, और इसका जो भी क्लास है वो क्या आता है, असेंबलर डायरेक्टिव। देन इसके अंदर ये असेंबलर डायरेक्टिव दो है, मेन स्टार्ट एंड एंड। अगेन इसमें एडवांस भी है, 3 है, ओरिजिन, इक्यू एंड LTORJ। सो फर्स्ट है ओरिजिन। सो ये जो भी असेंबलर डायरेक्टिव इसका यूज क्या है कि जनरली जो भी मशीन कोड ये कॉन्जिक्यूटिवली मेमोरी में स्टोर नहीं करता डेटा। ओके, सो इसको हैंडल करने के लिए किसका यूज होता है, ओरिजिन का यूज होता है। तो उसका जो भी सिंटैक्स है वो है ओरिजिन, एड्रेस स्पेसिफिकेशन आगे आता है। सो एड्रेस स्पेसिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ आता है, कोई ऑपरेंट आता है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू आती है, या कोई एक्सप्रेशन आता है, जिससे हम मुझे क्या मिलेगा, कुछ तो नंबर मिलेगा, या कॉन्जिक्यूटिव या मेमोरी का कुछ लोकेशन मिलेगा। ओके, सो सेट द LC टू द एड्रेस गिवन बाय। तो इसमें इसका यूज क्या है, ओरिजिन के यहाँ पर सपोज लिखा है 200, तो यहाँ पर मेरा क्या मीनिंग होगा, मतलब आगे की जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो उसका लोकेशन काउंट किससे स्टार्ट करना है, 200 से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एग्जांपल। अभी जितना मैंने थ्योरी समझा है, अभी यहाँ पर ये प्रोग्राम है, मैं पहले यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद इस प्रोग्राम को वर्ड में लेके जाते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये सीरियल नंबर, असेंबली कोड, यहाँ पर लोकेशन काउंटर। व्हाट इज मीन बाय लोकेशन काउंटर, असेंबली प्रोग्राम में हम जो भी मेमोरी के जो भी काउंटिंग देने वाले, मेमोरी जो स्टार्ट होगा, प्रोग्राम जहाँ स्टोर होगा, उसको हम बोलते हैं लोकेशन काउंटर। और ये रिमार्क है, रिमार्क ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो फर्स्ट जो भी लाइन है वो है स्टार्ट 100। तो स्टार्ट 100 ये क्या है, कौन सा स्टेटमेंट है, स्टार्ट ये क्या है, असेंबलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट है, और यहाँ पर क्या लिखा है 100। तो लोकेशन काउंट यहाँ पर नहीं देना है, कहाँ पर देना है, उसके नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देना है 100, नेक्स्ट लाइन देनी है 1, मतलब 1। हर इंस्ट्रक्शन की जो भी साइज होती है, ये सब क्या इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन की साइज क्या होती है, 1। ओके, इसलिए 100, देन 101, 102। लेकिन यहाँ पर क्या आया, ओरिजिन। सो यहाँ पर क्या है, हम कंटिन्यू नहीं दे सकते, इस जब भी ओरिजिन आता है, ये असेंबलर डायरेक्टिव आता है,
तो मेमोरी का जो भी एड्रेस है वो क्या होता है, चेंज होता है। हम कॉन्जिक्यूटिवली मेमोरी को सेव नहीं कर, मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसको क्या होता है, वो डिस्टर्ब होता है। मतलब अभी क्या है कि ओरिजिन लूप प्लस 5, सो ये जो भी वर्ड आया, सो लूप प्लस 5 इज नथिंग बट द एड्रेस स्पेसिफिकेशन आया हमारे लिए। सो ओरिजिन लूप प्लस 5, सो लूप कहाँ है, यहाँ पर है, मेरा पेन का ये सिंबल देखो लूप। सो अभी यहाँ पर लूप का एड्रेस क्या है, मतलब ये पूरे लाइन का एड्रेस क्या है, 101। ओके, तो लूप 101 प्लस 5 मैंने यहाँ पर देखा है, देखो लूप क्या है 101 प्लस यहाँ पर क्या लिखा 5, सो 106। सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टार्ट होगा 106, 103 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 क्यों हुआ, इसका आंसर यहाँ पर है रिमार्क में। ओके, देन अभी LTORG, अगेन ये लिटरल, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाने वाली हूँ कि ये लिटरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फिलहाल आप किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ओरिजिन के ऊपर। अगेन एक ओरिजिन स्टेटमेंट आया, ओरिजिन नेक्स्ट प्लस 2, सो वेयर इज नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट का एड्रेस क्या है 106, सो 106 प्लस 2 108, सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या होगा 108, देन 109, एंड देन अभी जो भी स्टार्ट है एंड असेंबलर डायरेक्टिव जो भी है उसको कुछ भी लोकेशन काउंट असाइन नहीं करते। ठीक है, आपको ये समझ में आया है या यहाँ पर वर्ड में फिर से वो समझाना है, यस और नो? हेलो, ओके, मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूँ फिर, ये यहाँ पर आपको यहाँ पर स्लाइड में समझ में आए हैं या नहीं? हेलो, ओके, यस मैम। गुड। देन नेक्स्ट असेंबलर डायरेक्टिव है, यहाँ पर अभी मैंने एक ही असेंबलर डायरेक्टिव थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है या उसको थोड़े से मैनेज करना पड़ता है। सो मैंने ओरिजिन आपको समझाया, नेक्स्ट है EQU, तो इसका सिंटैक्स है सिंबल EQ एड्रेस स्पेसिफिकेशन। सो इक्वल का यूज क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ये जिस सिंबल को डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट यूज नहीं होते उसको अगर एड्रेस स्पेसिफाई करना है या उसका मेमोरी लोकेशन देना है तो वहां पर क्या यूज होता है EQU। सो इसका सिंटैक्स सिंबल EQ एड्रेस स्पेसिफिकेशन। सो यहाँ पर एड्रेस स्पेसिफिकेशन मतलब क्या, कैन बी ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन और कांस्टेंट वैल्यू, और EQ क्या है, एसोसिएट वैल्यू विद एड्रेस स्पेसिफिकेशन। फॉर एग्जांपल बैक EQ लूप, सो ये जो भी बैक है ये वेरिएबल का एड्रेस किसके जैसे होगा, लूप के जैसे। सो लूप ये कहीं पर तो डिक्लेयर होगा। ओके, तो अभी द सिंबल बैक इज अ सेट टू द एड्रेस ऑफ लूप। हमें क्या है, आगे सब प्रोसेसिंग के लिए सब वेरिएबल के एड्रेस पता होने चाहिए, इसलिए ये हम लिखते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है LTORG। ओके, सो LTORG मतलब लिटरल ऑर्गेनाइजेशन, LT मतलब लिटरल, ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका यूज क्या है, जो लिटरल यूज हो रहे प्रोग्राम में। सो लिटरल सिंबल, इसमें क्या डिफरेंस है, जनरली जो भी सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, जिसमें कुछ भी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और अगेन वहां पर अगेन एक वर्ड है लिटरल, सो लिटरल में जनरली कांस्टेंट वैल्यू से होते। ओके, सो इफ द LTORG स्टेटमेंट नॉट प्रेजेंट, ओके, तो उस केस में क्या होता है, लिटरल प्रेजेंट एट द एंड स्टेटमेंट, and at every LTORG statement memory is allocated to the literal of the current pool of literal. Then pool contains all the literal used in the program since the start of the program or since the last LTORG statement. So अब इसका ये जो अभी मैंने जो पढ़ा है उसका यूज क्या है, पहले तो लिटरल समझ में आया कि आपको लिटरल क्या है, इट इज अ कांस्टेंट, और हम इसको इमीडिएट ऑपरेंड भी बोलते हैं। जैसे C में हम लिखते हैं C इज इक्वल Z इज इक्वल टू 5, सो इसमें क्या हुआ, ये लिटरल। यहाँ पर क्या y प्लस 5, सो 5 ये क्या हुआ इसमें लिटरल, जिसकी वैल्यू तुरंत मिलती। जैसे अभी यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, मुझे उसके मेमोरी लोकेशन में जाना पड़ेगा, वहां पर जो वैल्यू होगी देन यहाँ पर कैलकुलेट होगा। सो जहां पर भी लिटरल यूज होता है वो जो भी इंस्ट्रक्शन का जो भी स्पीड है वो सबसे ज्यादा होता है। ओके, सो
इंस्ट्रक्शन फास्ट एग्जीक्यूट होती है अगर वहां पर लिटरल अवेलेबल है, इसलिए उसको बोलते हैं इमीडिएट ऑपरेंड। देन असेंबली लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं लिटरल को? मूव एक्स 15, सो ये क्या है 15, ये डायरेक्टली वैल्यू मिली। ओके, सो इस इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं इमीडिएट इंस्ट्रक्शन। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और कैसे हैंडल करते लिटरल को? एड arg x, सो x dc क्या है यहाँ पर 6। ओके, सो यहाँ पर x कैसे डिक्लेयर किया है यहाँ पर dc 6, मतलब कभी इंस्ट्रक्शन में ऐसे भी लिख सकते या ऐसे भी देते। ओके, हाँ गोविंदा कुछ इशू है? मैम वो LTORG की पिछली वाली स्लाइड एक बार एक्सप्लेन करो ना। यहाँ पर इतना ही दिया है कि ये जो भी लिटरल है, मैम एक मिनट, हाँ मैं इसके पीछे वाली स्लाइड। ये क्या EQ? यस मैम। ये क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट EQ के लिए क्या है? ये असेंबलर डायरेक्टिव है, एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव है। इसका यूज क्या है? यहाँ पर एग्जांपल देखो, तो ये जो भी वेरिएबल है बैक, उसका अगर मैंने डिक्लेयर किया ही नहीं इसको, अभी मैं ना आगे एग्जांपल भी है तब भी समझाने वाली हूँ। सो इसका कभी मतलब ये डिक्लेयर नहीं किया वेरिएबल, सो उसका अगर एड्रेस चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर बैक EQ लूप, सो EQ का मीनिंग क्या है कि बैक का जो भी एड्रेस रहेगा वो कौन से वेरिएबल के जैसे रहेगा? लूप वेरिएबल के जैसे रहेगा, इसलिए बैक इक्वल लूप। सो बैक एंड लूप ये दोनों वेरिएबल का एड्रेस क्या रहेगा? इस केस में सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा वेरिएबल चाहिए? मेरा जो कर्सर वो देखो, यहाँ पर वेरिएबल ऐसा चाहिए जो ऑलरेडी डिक्लेयर होगा, तो जाके हम इसका जो भी एड्रेस है वो किसको असाइन कर सकते हैं? बैक वेरिएबल को। ओके, एक मिनट में यहाँ पर है ना आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज लूप यहाँ पर है ना, यहाँ पर 100 था राइट, यहाँ पर 101 है। ओके, और अगर यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन आती बैक ओके, और यहाँ पर अगर आप देखते हो प्रोग्राम में बैक को कहीं डिक्लेयर है क्या? बैक का दिखाई दे रहा है? नहीं, एन वेरिएबल डिक्लेयर है, लास्ट का भी कुछ एड्रेस मिलेगा, नेक्स्ट का मिलेगा, लेकिन बैक ए वेरिएबल डिक्लेयर है। अगर बैक नहीं समझ में आता तो आप ए वेरिएबल ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। ओके, ये ए वेरिएबल कहीं डिक्लेयर है क्या? नहीं, तो इसका एड्रेस कैसे मिलेगा मुझे? ऐसा, तो ए EQ लूप, सो लूप का एड्रेस क्या है? यहाँ पर क्या है लूप का एड्रेस? 101। तो बस यहाँ पर भी 101 आएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली ये असेंबलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट है, तो इसको आप लोकेशन काउंट नहीं ले सकते। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? तो हमें क्या कहाँ लिखना है? इसको थोड़ा साइड में लिखना है, ए इज इक्वल टू 101। सो ए का एड्रेस भी क्या है यहाँ पर? यहाँ पर 101। ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। Okay. Then there are 3 types of assembler, load and go assembler, one pass assembler, two pass assembler. हमारा जो concentration है वो है 2 pass assembler। थ्योरी में भी यही है और यहाँ पर भी मैं यही एक्सप्लेन करने वाली, इसलिए लोड एंड मैं शॉर्ट में एक दो लाइन में आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पर है, इतना याद रखो। लोड एंड गो असेंबलर मतलब क्या कि जो भी असेंबली कोड है, असेंबली कोड क्या करता है? मशीन कोड जनरेट करता है और क्या करता है? देन प्रोग्राम को क्या लोड होता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है? लोड एंड गो असेंबलर। सो यहाँ पर असेंबलर ही दोनों काम कर रहा है। असेंबलर ये जो भी फर्स्ट टाइप ऑफ असेंबलर ये क्या काम करता है? ये प्रोग्राम को ट्रांसलेट भी करता है एंड मेमोरी में भी सेव करने का काम कौन करता है? ये फर्स्ट वाला असेंबलर, load and go assembler. Okay, so यहाँ पर it produce the machine language as output and loaded directly in a main memory and executed. Okay, so it ability to design code and test the different program component parallel. So ये सब parallelly work करता है।
कोड को ट्रांसलेट भी करता है, लोड भी डायरेक्टली करता है, इसलिए उसको बोलते हैं लोड एंड गो असेंबलर। सेकंड वन इज द वन पास असेंबलर। सो असेंबलर का टास्क क्या है? फर्स्ट मैं फिर से रिवाइज करती हूँ, व्हाट इज मीन बाय असेंबलर? इट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू द मशीन कोड। और व्हाट इज मीन बाय पास? पास का मीनिंग क्या? हम स्टेप्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वन स्टेप असेंबलर ऐसा भी आप बोल सकते हो। सो एक ही स्टेप में असेंबलर का काम यहाँ पर होगा। मतलब क्या? इनपुट असेंबली कोड होगा, डायरेक्टली इट कन्वर्ट इनटू द मशीन कोड, एक ही पास में। जैसे आपने ये सॉर्टिंग आपको पता होगा ना, बबल सॉर्ट वगैरह, उसमें जैसे पासेस होते, एक पास में आप एक ट्रांजैक्शन दिखा देते हो, मतलब एक स्टेप वो नंबर आगे जाता है, देन सेकंड पास में अगेन एक कंपैरिजन होती, उस टाइप में यहाँ पर एक ही पास में क्या होगा? मशीन कोड जनरेट होगा। ओके, देन अब थर्ड हमारे जो टाइप है वो क्या है? टू पास असेंबली। अभी ये मीनिंग बोलो तो पिछला वाला था वन पास, मतलब एक ही पास में होगा डायरेक्टली असेंबली कोड इनटू दी मशीन कोड। यहाँ पर क्या है? दो पास है, मतलब जो भी प्रोसेस है असेंबलर की प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या है? इट कन्वर्ट इनपुट इन असेंबली कोड इनटू द मशीन कोड। ये जो भी प्रोसेस है वो दो स्टेप्स में होगी। तो फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट प्रोसेस या फर्स्ट पास, इसमें क्या होगा? पास वन में क्या होगा? पहले क्या होगा? प्रोग्राम रीड होगा, एंड आफ्टर द रीडिंग क्या होगे? सिंबल, निमोनिक एंड ऑपरेंट, ये सब क्या होंगे? सेपरेट हो गए, एंड देन इसके टेबल्स क्रिएट होंगे। ओके, एंड देन इसका एक इंटरमीडिएट कोड बनेगा, ये सिर्फ इतने पास में होगा। एंड देन पास टू में क्या होगा? पास वन का इनपुट पास टू को जाएगा, एंड देन इट जनरेट दी मशीन कोड। सो जो भी टास्क था असेंबलर का वो दो स्टेप में डिवाइड हुआ, इतना सिंपल याद रखना। ओके, सो अगेन एक फेमस क्वेश्चन रहता है असेंबलर में कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होते हैं या यूज होते हैं असेंबलर में। ओके, सो फर्स्ट है एमओटी, सो निमोनिक ऑपकोड टेबल। ओके, सो उसका यूज क्या होता है? यूज टू सर्च दी ऑपकोड। ऑपकोड को क्यों सर्च करना है? क्योंकि उसका मतलब एमओटी टेबल का यूज क्या होता है? ऑपकोड को सर्च। हेलो, ओके, सो थर्ड वन इज दी लिटरल टेबल एंड फुल टेबल। सब ने याद मैम रखना स्क्रीन है। शेयर स्टॉप हो गई। ओके, कितने मिनट्स बाकी हैं? दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन ना? ओके, सो कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं पास वन में? फर्स्ट वन इज द एमओटी, सेकंड वन इज द सिंबल टेबल, थर्ड वन इज द लिटरल टेबल, एंड फोर्थ वन इज द फुल टेबल। ये नाम याद ही रखने, मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ आगे। चैतन्य का है कुछ बोलना है आपको? क्योंकि यहाँ पर वो पीपीटी ने ओपन हो रही है, लेकिन कुछ बोलना है आपको? रेज हैंड यहाँ पर दिखाई दिया था मुझे। हेलो, No, ma'am. एक मिनट है। पीपीटी ओपन नहीं हो रही है, तब तक किसी का कुछ क्वेश्चन हो गए तो आप पूछ सकते मैम हो। दिख रहा है अब? हाँ, दिखाई दे रहा है आपको, वो स्क्रीन शेयर है यहाँ पर, लेकिन ये नहीं ओपन नहीं हो रही पीपीटी, नेटवर्क का इश्यू है शायद।
ठीक है, आज एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल स्टॉप करेंगे, ठीक है। ओके, विजिबल है अभी प्रॉपरली? हेलो, Yes, ma'am. ओके, वर्किंग। सो पास वन में कौन कौन से डेटा, पास वन के लिए कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होते हैं? एमओटी, सिंबल टेबल, लिटरल टेबल एंड पूल टेबल। तो अगर ऐसा भी है कि असेंबलर में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज होते तो भी यही आंसर आएगा। पास वन में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज होते तो भी यही आंसर आएगा। कौन कौन से टेबल यूज होते तो भी यही आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट है एमओटी टेबल क्या है? सो इसका लॉन्ग फॉर्म है न्यूमोनिक ऑपकोड टेबल। सो कौन कौन से ये कॉलम्स आते हैं इसके अंदर? न्यूमोनिक ऑपकोड आता है, उसका मशीन कोड क्या है, इस ऑपकोड का मशीन कोड क्या है वो, इसका क्लास कौन कौन सा है, मतलब इंपेरेटिव, असेंबलर, डायरेक्टिव हो, और साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। ओके, सो साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन सबकी 1 है। देन क्लास, जैसे अगर इंपेरेटिव स्टेटमेंट का वो अगर निमोनिक है तो यहाँ पर आईएस आएगा, और ये जो भी मशीन ऑपकोड है तो ये दमदारे करके एक बुक है जहां से ये ऑपकोड लिया है। ओके, सो स्टॉप का ऑपकोड 00 है, ऐड का 01 है, सब है 02 है, ये फिक्स है, ये ऑपकोड ये फिक्स है, क्लास भी फिक्स है, साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन भी फिक्स है। मल्टीप्लिकेशन के लिए 03, एमओवीआर के लिए 4, कंपेयर के लिए 6, इस वे से। अगर स्टार्ट एंड ओरिजिन आपको मैंने बताया कि ये क्या है, सब असेंबलर डायरेक्टिव है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो स्टार्ट एंड ओरिजिन, EQ, LT, RG, ये क्या